आदित्य अपनी दादी की बातों को याद करके बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपनी दादी की बातों को कैसे माने। वह अपने ही भाई से उसका प्यार कैसे छीन सकता है। वैसे तो आदित्य को पता था कि अर्जुन को दिव्या पहली नज़र में पसंद आ गई थी, लेकिन उससे प्यार आदित्य को ऐसा लगता था कि अर्जुन को पहली नज़र में ही दिव्या से प्यार हो गया था। शायद यह सच भी हो। अब ये बात तो अर्जुन ही बता सकता था, लेकिन वह इस वक्त यह बताने की हालत में ही नहीं था। लेकिन जो भी हो, अर्जुन दिव्या की फ़ोटो देखकर उससे शादी करने के लिए काफ़ी उत्सुक था, जो सभी घर वालों को पता था। वैसे तो आदित्य अर्जुन से भी ना के बराबर ही बात करता था, लेकिन उसे घर की हर एक चीज़ के बारे में पता होता था। कौन क्या खाता है, कितने बजे सोता है, कब जगता है, किसे क्या पसंद है, किससे बात करना है, और यह सब चीज़ें किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन आदित्य को पता होता है। आदित्य को ये तो पता था कि अर्जुन किसी लड़की से शादी हो रही है, लेकिन किससे ये उसे नहीं पता था, और ना ही उसने जानने में कोई इंटरेस्ट था। वह हमेशा लड़कियों से खास दूरी बनाए रखता था। आज तक उसने दिव्या के सिवाय किसी अनजान लड़की को गलती से छुआ तक नहीं था। वह दिव्या को भी न छूता, लेकिन शायद किस्मत के इस खेल में वह नाकाम सा हो गया। पहली बार उसने कॉलेज के एंट्रेंस गेट पर दिव्या को गिरते हुए बचाया था। ये बात अलग थी कि उसने उसे फिर से गिरा दिया था, लेकिन आज वह दिव्या लड़की उसकी पत्नी बनकर उसके सामने खड़ी हो गई। अपने भाई को धोखा देने के ख्याल से ही आदित्य को इतना गुस्सा आया कि वह सीधे वहां पहुंच गया, जिसकी वजह से आज ये सब चीज़ों को उसे फेस करना पड़ रहा था। उन आदमियों के पास जिसने अर्जुन और दिव्या का रिश्ता जुड़ने से ही पहले ख़त्म कर दिया। ना ही ये आदमी उस वक्त मंडप पर हमला करते, ना ही अर्जुन को गोली मारते, ना ही अर्जुन ऐसी हालत में होता, ना ही आदित्य और दिव्या की शादी होती, ना ही अर्जुन ऐसी हालत में होता, और ना ही आदित्य और दिव्या की शादी होती, ना ही आदित्य को दिव्या की जिम्मेदारी के बारे में सोचना पड़ता। लेकिन किस्मत का लिखा कौन ही टाल सकता है। किस्मत में जो लिखा रहता है वो तो होकर रहता है, चाहे इंसान उस बात को माने या फिर ना माने। आदित्य अपना गुस्सा उन आदमियों के बॉस पर निकालने के बाद उन आदमियों की तरफ बढ़ता है जिसने उस आदमी का साथ दिया। आदित्य जमीन पर पड़े लोगों को अपना गुस्सा उतारने लगता है। आदित्य जमीन में पड़े आदमियों को तब तक मारता है जब तक वह बेहोश नहीं हो गए। वहाँ पर पड़े लोग भी पूरे खून से लथपथ हो चुके थे। आदित्य गुस्से से उस चाबुक को फेंकता है। रॉकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बॉस को हुआ तो हुआ क्या है। वह जल्दी से दौड़कर आदित्य के पास जाता है और पूछता है, बॉस आप ठीक हैं? किसी की आवाज़ सुनकर आदित्य उसकी ओर देखने लगता है। आदित्य को देखकर रॉकी 2 कदम पीछे हट जाता है, क्योंकि इस वक्त आदित्य बहुत खतरनाक लग रहा था। आदित्य अपनी तेज आवाज़ में कहता है, मुझे बिल्कुल ठीक चाहिए। आदित्य उन आदमी और उसके बॉस की तरफ इशारे करते हुए कहता है। रॉकी समझ जाता है कि उसे क्या करना है।
वह कुछ बोल पाता उससे ही पहले आदित्य वहाँ से चला जाता है। रॉकी भी अपने बॉस के पीछे बाहर जाता है। आज हॉल थोड़ा खाली सा लग रहा था क्योंकि उस घर की रौनक जो घर की मालकिन यानी कि तरुणा देवी मीटिंग के सिलसिले में बाहर गई हुई थी। एक एक करके सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। सर्वेंट वहाँ पर खड़े होकर सभी के बैठने का इंतज़ार कर रहे थे। सभी आ जाते हैं लेकिन सबकी नज़र एक कुर्सी पर टिकी हुई थी। अनुज विशाखा जी को देखते हुए कहता है, माँ भाभी कहाँ हैं? अनुज के सवाल पर विशाखा जी कहती हैं, पता नहीं, हमने आज उन्हें नीचे आते हुए नहीं देखा। फिर सर्वेंट की तरफ देखकर पूछती हैं, आप लोग ने दिव्या को कहीं देखा? सभी सर्वेंट अपना सर ना में हिलाते हैं। तभी माया कहती हैं, शायद अपने कमरे में होगी। इतना बोलकर वह रूही से कहती हैं, रूह आप जाकर देख आइए तो आपकी भाभी अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? रूही अपनी जगह से उठकर, मैं अभी देख कर आती हूँ। रूही के जाते ही सबकी नज़र उधर ही रहती है। रूही सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर आदित्य के रूम में जाकर डोर को नॉक करती है। एक दो बार नॉक करने पर भी जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती तो रूही बुलाने लगती है, भाभी भाभी। लेकिन इस बार कमरे से कोई आवाज़ नहीं आती तो रूही हार मानकर दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाती है। रूही पूरे कमरे में अपनी नज़रें फैलाते हुए दिव्या को ढूंढने लगती है लेकिन उसे दिव्या कहीं नहीं दिखती। रूही वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए कहती हैं, भाभी क्या आप वॉशरूम में हो? पर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वह वॉशरूम के दरवाजे को नॉक करती है लेकिन दरवाज़ा खुला होता है। रूही वॉशरूम में भी अपनी नज़रें डालती हैं लेकिन दिव्या वहाँ भी नहीं दिखती। रूही अब अपने आप से कहती है, कमरे में नहीं है, वॉशरूम में नहीं है तो भाभी कहाँ चली गई हैं? यह बोलते हुए कमरे से बाहर जाती है। रूही बहुत खोई हुई सीढ़ियों से नीचे उतरती है और डाइनिंग टेबल के पास जाती है। रूही को बिना दिव्या के आते देख सब उसे देखने लगते हैं। विशाखा जी पूछती हैं, क्या हुआ रूह, दिव्या कहाँ है? रूही आदित्य के कमरे की तरफ देखते हुए, पता नहीं बड़ी माँ, भाभी तो कमरे में नहीं है। पृथ्वी कुछ सोचते हुए कहते हैं, ऐसा भी हो सकता है माँ, दिव्या को अपने साथ लेकर गई हूँ। मेरा विश्वास तो नहीं है लेकिन सबको थोड़ी तसल्ली मिलती है तो सभी पृथ्वी की बातों को सुनकर शांत हो जाते हैं और अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट होते ही पृथ्वी और आमिर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। गौरव ही सुबह ही छोटा सा केस की वजह से हॉस्पिटल की ओर चला गया। रूही और रूहान कॉलेज के लिए निकल गए और अनुज अकेलेपन की वजह से अर्जुन के पास चला गया। अनुज की भी अभी तक कॉलेज कंप्लीट नहीं हुई थी लेकिन अब वह हॉलिडे पर है। वैसे भी उसे पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होती और कॉलेज तो सिंघानिया परिवार का था जिसकी वजह से उसे अपने सिलेबस कंप्लीट करने में कोई दिक्कत भी नहीं होती थी। तीनों हुई भाई पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। अनुज अर्जुन के चेहरे को देखकर उदास होते हुए कहता है, भाई आप प्लीज़ जल्दी से लौट आओ। मुझे पता है
आपको नई चीज़ों को देखना बहुत पसंद है और आपका जब तक मन नहीं भरता आप उसे ऐसे ही देखते रहते हो। लेकिन भाई, आपको तो पता है कि मैं आपसे बात किए बिना नहीं रह सकता। तो फिर आप अकेले इस दुनिया में क्या कर रहे हैं? यह सब बोलते बोलते अनुज की आंखें नम हो जाती हैं। वह आगे बोलता है, प्लीज़ भाई, आप इस दुनिया में लौट कर आ जाइए। आपके बगैर मन नहीं लग रहा है। आपको तो पता है आप ही मेरे प्यारे भाई हो। फिर थोड़ा सोचते भी मुंह बना कर कहता है, और आपसे जो छोटा है वह तो जैसे इंसान ही ना हो। वह आपकी तरह मुझसे बातें बिल्कुल भी नहीं करते, ना ही मेरे साथ कोई मस्ती मजाक करता है। बिल्कुल मशीन है वह। इतना बोल कर वह फिर से अर्जुन को देख कर कहता है, भाई, मैं आपके भाई की बुराई कर रहा हूँ और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमेशा की तरह बोलिए ना। अनुज, आदि के बारे में मैं एक भी बुरा शब्द नहीं सुनूंगा। बोलिए ना भाई। अब अनुज काफ़ी जोर से शिकायतें करने लगता है। अनुज शिकायतें तो कर रहा था, लेकिन यह बात उसे भी पता थी कि अर्जुन उसके ना किसी सवाल का जवाब देगा, ना ही उससे बात करेगा, ना ही उसे देखेगा। वहीं दरवाजे पर खड़ी विकासा जी अनुज की हर एक शिकायतों को सुन रही थी। उसकी भनक अनुज को भी न थी। अनुज की बातों को सुनकर विकासा जी ममता से भरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपने तीनों ही बेटों से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। एक बेटे पर तो वह कभी प्यार दिखा नहीं पाई, लेकिन इन दोनों बेटों को उन्होंने एहसास, ममता और प्यार से पूरी तरह से भर दिया। अब एक ही हालात इतने गंभीर थी कि विकासा जी का तो चैन ही चला गया और उसकी हालत से दूसरों का टूटना उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। विकासा जी काफ़ी देर तक दरवाजे पर खड़े होकर एक भाई की दूसरे भाई से शिकायतें करते हुए सुन और देख रही थीं। काफ़ी देर होने पर वह खुद को संभालते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। अनुज भी काफ़ी देर तक शिकायत करने के बाद बिल्कुल शांत हो जाता है और अर्जुन को ही देखने लगता है कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथों के स्पर्श महसूस होती है। तो वह पीछे देखता है। पीछे गौरव खड़ा उसे ही देख रहा होता है। गौरव अनुज को तसल्ली देते हुए कहता है, जब इतना प्यार करने वाला भाई उसके साथ है तो वह दूसरी दुनिया में काफ़ी देर तक ठहर नहीं पाएगा। देखना, अर्जुन जल्द ही लौट कर आएगा। गौरव की बातों को सुनकर अनुज गौरव से जल्दी से गले लग जाता है। गौरव मुस्कुराते हुए अनुज के पीठ पर थपथपाने लगता है। थोड़ी ही देर बाद दोनों अलग होते हैं। गौरव बेड पर बैठकर कहता है, वैसे आज तुम अपनी भाभी से बात न करके अपने भाई से बात कर रहे हो। अनुज जल्दी से बोलता है, भाभी तो दादी के साथ चली गई, तो मैं और क्या करता। गौरव अर्जुन को देखते हुए, दादी की मीटिंग इतनी जल्दी ख़त्म हो गई। अनुज गौरव को अजीब सा देखते हुए कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं? दादी की मीटिंग ख़त्म नहीं हुई है? वह सुबह में जो गई हैं तब से वापस नहीं आई। गौरव चौंक कर, क्या? तो तुम्हें कैसे पता भाभी दादी के साथ है? अनुज को सोचते हुए, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन पापा बोल रहे थे कि शायद दादी भाभी को अपने साथ लेकर गई हैं।
गौरव अनुज को देखकर मैं तो दादी के साथ ही निकला था, लेकिन भाभी तो दादी के साथ नहीं थी। अनुज थोड़ा हैरानी से, क्या भाभी दादी के साथ नहीं थी? फिर कुछ सोचते हुए, शायद भाभी आदि भाई के साथ हों। गौरव तुरंत जवाब देता है, आदि तो दादी से पहले ही निकल गया। गौरव की हर एक बातों को सुनकर अब अनुज थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वह अपनी जगह से उठकर परेशानी में कहता है, तो फिर भाभी कहाँ हैं? वो तो रूम में नहीं थी। तो गौरव कहता है, शायद वह घर में ही कहीं हों। अनुज कमरे से बाहर निकलते हुए, ठीक है, मैं भाभी को ढूंढता हूँ। गौरव भी अपनी जगह से उठकर जाते हुए कहता है, चलो मैं भी तेरे साथ ही चलता हूँ। अनुज और गौरव जल्दी से अर्जुन के कमरे से निकल जाते हैं। गौरव अनुज को पीछे आते हुए कहता है, अनुज तुम पूरे घर में देखो, मैं बाहर देखता हूँ। अनुज पीछे पलटकर गौरव से, ठीक है। गौरव सीढ़ियों से नीचे उतरकर विला के बाहर गार्डन के चारों तरफ देखने लगता है। चारों तरफ फूलों की खुशबू, हरियाली को बनाए रखने वाले मालियों के सिवा वहाँ पर कोई नहीं था। गौरव गार्डन के हर एक जगह में देखने लगता है, लेकिन उसे दिव्या की एक झलक भी दिखाई नहीं देती। गौरव अब गार्डन में पौधे लगा रहे माली के पास जाकर पूछता है, काका आपने आज भाभी को कहीं जाते हुए देखा? माली काका गौरव को देखकर, नहीं साहब, हमने तो मैम साहब को नहीं देखा। गौरव उनकी बातों को सुनकर कहता है, ठीक है, अगर दिखे तो बता दीजिएगा। माली काका अपने काम पर ध्यान देते हुए, जी साहब। वहीं अनुज विला के हर एक कमरे में दिव्या को ढूंढ रहा था। वह ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे साफ सफाई कर रही सर्वेंट दिखाई देता है। उस सर्वेंट साफ सफाई के साथ साथ हर एक परिवार के लोगों की देख रेख भी करती हैं। आदित्य ने ही उसे लाया था। यह टेंट की हुई सर्वेंट थी, जो बॉडीगार्ड्स का काम भी आसानी से कर लेती थी। अनुज उस सर्वेंट की तरफ आकर एकदम से खड़े होकर पूछता है, सुनो। अनुज के बुलाते ही वह सर्वेंट अनुज को देखकर एकदम से खड़ी हो जाती है और विश करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग सर। अनुज उस सर्वेंट के विश पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए पूछता है, तुमने भाभी को कहीं देखा है? वह सर्वेंट ना में सर हिलाते हुए कहती हैं, नो सर। सर्वेंट की ना सुनकर अनुज वहाँ से चला जाता है और फिर से दिव्या को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। हर जगह ढूंढने के बाद दोनों हॉल में पहुंच जाते हैं। अनुज हड़बड़ाते हुए गौरव से पूछता है, भाभी मिली? गौरव अपनी गर्दन ना में हिला देता है तो अनुज परेशान सा कहता है, कहाँ जा सकती हैं भाभी? वह ये बोल ही रहा था कि दरवाजे से किसी की हंस हंस कर बातें करने की आवाज़ आती है। आवाज़ को सुनते ही गौरव और अनुज दरवाजे की ओर देखते हैं। बाहर से रूही, रूहान और रूहानी बातें करते हुए आ रहे थे और हंस भी रहे थे। रूही किसी की एक्टिंग करते हुए कहती है, मुझे आप इतने पसंद आ गए कि आपके बिना जीना मुश्किल सा हो गया है। अगर आपने कहा है तो मैं अभी इसी वक्त ये जहर खा लूँगा।
इतना बोलकर वह जोर से हंसने लगती है। फिर आगे कहती है, कॉलेज में एक से एक नमूने देखने को मिलते हैं, बढ़ाया जहर खाने वाला। अगर मैं होती ना तो मैं उसे जहर के तालाब में ही ढकेल देती। तीनों अपने बातों में इतने गुम हो गए कि उन्हें अनुज और गौरव के वहाँ होने का आभास भी नहीं हुआ। वहीं अनुज और गौरव अभी भी परेशान सा वहाँ खड़े हुए तीनों को ही देख रहे थे। तभी अचानक से बातें करते करते रूही की नज़र अनुज पर पड़ती है। रूही अनुज को देखते ही उसकी ओर बढ़कर थोड़ा सा हंसते हुए कहती है, आपको पता है भाई, आज कॉलेज में हमने एक नमूने को देखा है। वह इतना बोलते ही वह अनुज के चेहरे और गौरव के चेहरे को बड़े गौर से देखती है, जिससे वह बोलते बोलते रुक जाती है। दोनों का यूं परेशान देखकर रूही पूछती है, क्या हुआ भाई, आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? अनुज जल्दी से बोलता है, भाभी कहीं नहीं मिल रही। अनुज की बात सुनकर रूही और रूहानी हैरानी से उसे देखने लगती हैं। रूही हैरानी से ही कहती है, भाभी नहीं मिल रही हैं का क्या मतलब है? भाभी तो दादी के साथ है ना? गौरव झट से कहता है, नहीं, सुबह से शाम हो चुकी है, लेकिन दिव्या की कोई खबर ही नहीं है। अब तक सारे घर वालों को ये बात पता चल चुकी थी कि दिव्या गायब है। सभी परेशान सा हॉल में बैठकर तरुणा देवी जी के आने का इंतजार कर रहे थे। दिव्या की ना मिलने की बात बताने के लिए अनुज ने अपनी दादी को कॉल किया, लेकिन उन्होंने कॉल पिक नहीं की। आदित्य को भी बताने के लिए कॉल किया, लेकिन आदित्य ने भी कॉल रिसीव नहीं किया। सबको यह बात काफ़ी हद तक पता थी कि आदित्य ऑफिस के समय अपनी दादी के अलावा किसी के कॉल को आंसर नहीं करता था। सभी लोगों से जितना हो सका था उन्होंने हर जगह कोशिश कर ली थी, लेकिन दिव्या का कोई अता पता नहीं था। अब सभी को इंतज़ार था तो सिर्फ तरुणा देवी के आने का। होटल के एक कमरे में एक लड़की की सिसकियाँ गूंज रही थीं, आह आह, थोड़ा धीरे धीरे। वहीं लड़का जितनी लड़की धीरे बोल रही थी उतनी अपनी गति को बढ़ाए जा रहा था। लड़की की सिसकियाँ उसे बेकाबू किए जा रही थीं। वह लड़का लड़की के गर्दन पर किस करते हुए बाइट करने लगता है। लड़की लड़के के बालों पर हाथ रखकर घुमाए जा रही थी। लड़का लड़की के चेस्ट को हाथ से पकड़कर दबाने लगता है। लड़का के ऐसे करते ही लड़की की आह निकल जाती है। अब लड़का लड़की के ऊपर से हटकर बगल में लेट जाता है तो लड़की उस लड़के के ऊपर बैठकर अपना कमर हिलाने लगती है। लड़का तो लड़की के हिलते चेस्ट को ही देखे जा रहा था। लड़की की गति धीरे धीरे कम होने लगती है तो लड़का उस लड़की को झटके से लेटाकर खुद ऊपर आकर उस लड़की के अंदर झटके से एंटर हो जाता है। लड़का अपनी गति को बहुत तेज कर देता है, जिससे लड़की की सिसकियाँ और ज़्यादा सुनाई देने लगती हैं। काफ़ी देर तक भी जब लड़का अपनी स्पीड को कम नहीं करता तो लड़की उसे रोकने लगती है। वह लड़का गुस्से से अपनी स्पीड और बढ़ाते हुए कहता है, चुपचाप लेटी रहो, मुझे रोकने की कोई हक नहीं है तुम्हें। लड़की मजबूरन ऐसे ही लेट कर उस लड़के को अपनी मर्जी का करने देती है। कुछ वक्त में कमरे में सिसकियों के अलावा एक आवाज़ बजती है,
ये फ़ोन लड़के का होता है। वह लड़की से अलग होकर अपना फ़ोन उठाता है। उधर से, सर, आपने जो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था वो मिल गई है। उधर की बात सुनकर लड़का अपने कपड़े पहनते हुए कहता है, मैं आ रहा हूँ। इतना बोलते हुए कॉल कट कर लेता है। लड़का अपने कपड़े पहनकर जैसे ही बाहर जाने वाला होता है, लड़की घबराते हुए कहती है, सर, मेरी जॉब। लड़की के कहते ही लड़का उसको देखकर अजीब सा मुस्कुराते हुए कहता है, जॉब? कैसी जॉब? लड़की गिड़गिड़ाते हुए कहती है, सर प्लीज़ ऐसा मत कहिए, वो मेरे जीने की इकलौती वजह है। लड़का जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अब वजह ही नहीं रही तो तुम जी कर क्या करोगी? इतना बोलते हुए वह बंदूक निकालकर लड़की को शूट कर देता है और कहता है, आई हेट वीक गर्ल्स। इतना बोलकर वह कमरे से बाहर निकल जाता है और अपने बॉडीगार्ड को इशारे से अंदर भेज देता है। बॉडीगार्ड्स अंदर आकर देखते हैं और बॉडीगार्ड्स उसे चादर से लपेटकर उठाते हुए बाहर ले जाते हैं और उस कमरे को पहले की तरह बिल्कुल साफ बना देते हैं। वहीं सिंघानिया विला के हॉल पर सभी परेशान से बैठे हुए थे कि बाहर गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ मिनट में तरुणा देवी अपने चाल से अपने रुतबे को दिखाते हुए हॉल के अंदर एंटर होती हैं। तरुणा देवी के आते ही सब खड़े हो जाते हैं। सबको यूं खड़े होते देख तरुणा देवी सभी के चेहरे को बड़े गौर से देखने लगती हैं। सबके चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। उन सभी को यूं परेशान होता देख तरुणा देवी पूछती हैं, क्या हुआ? आप सब इतने परेशान क्यों हैं? अनुज झट से अपनी दादी के पास आकर कहता है, दादी, भाभी कहीं नहीं मिल रही हैं। दादी हैरानी से कहती हैं, क्या? अब रूही कहती है, हाँ दादी, भाभी सुबह से कहीं नहीं मिल रही हैं। तरुणा देवी अब थोड़ा सा परेशान होकर कहती हैं, आप लोग मुझे अभी बता रहे हैं? अनुज मासूमियत से कहता है, मैंने आपको बहुत सारे कॉल्स किए लेकिन आपने रिसीव नहीं किया। यहाँ तक मैंने आदि भाई को भी बहुत सारे कॉल किए लेकिन उन्होंने भी कॉल को रिसीव नहीं किया। तरुणा देवी अनुज की बात सुनकर अपना फ़ोन से आदित्य को कॉल करके बुलाती हैं और खुद सोफे पर बैठकर सोचने लगती हैं कि राखी दिव्या कहाँ जा सकती है। तभी उसको से याद आता है। वह वहाँ से उठकर बाला की तरफ देखकर कहती है, सीसीटीवी फुटेज। इतना बोलकर वह ऊपर जाने लगती है। तभी बाला आगे बढ़कर उनके पीछे जाने लगता है। सभी परिवार तरुणा देवी के पीछे जाने लगते हैं। वह सब अब एक बड़े से कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर बड़े बड़े कंप्यूटर लगे हुए थे। बाला आगे बढ़कर फुटेज को देखने लगता है। फुटेज में दिव्या करीब 2 बजे उसी कमरे की तरफ आ रही थी। तभी रूहानी अचानक कहती है, भाभी तो इसी कमरे की तरफ आ रही हैं। कुछ देर तक फोटोज चलती हैं, उसके बाद सारे फोटोज ही बंद हो जाते हैं। तरुणा देवी सीरियस भाव से कहती हैं, इसका मतलब दिव्या को सब पता था कि कौन कब क्या करता है। फिर परिवार के हर एक सदस्य की तरफ देखते हुए पूछती हैं, दिव्या को कैसे पता चला कि 2 बजे यहाँ कोई नहीं होता? रूहानी घबराते हुए कहती है, दादी, वो भाभी इस घर की सिक्योरिटी के बारे में पूछ रही थी तो घर के
सदस्य होने के नाते मैंने उन्हें सब बता दिया। तरुणा देवी गुस्से से कहती हैं, बेवकूफ़ लड़की, एक बात तो मुझसे पूछती कि बताना है कि या नहीं। रूहानी डरते हुए अपनी माँ माया के पीछे छिपने लगती है। तरुणा देवी माया को वार्निंग देते हुए कहती हैं, माया अपनी बेटी को अच्छे से समझा दो कि मेरे परमिशन के बिना कुछ ना कहे। माया सर झुकाते हुए कहती हैं, जी माँ। तरुणा एक नज़र रूहानी को गुस्से से देखकर वहाँ से बाहर चली जाती हैं। बाला भी उनके पीछे चला जाता है। माया रूहानी के गाल को छूकर प्यार से कहती हैं, रूहानी, आपको एक बार दादी से परमिशन लेना चाहिए था। रूहानी रोते हुए कहती है, पर माँ, मुझे थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ये बात भाभी को नहीं बताती। विकासा जी रूहानी के आंसू पोंछते हुए कहती हैं, पता तो हमें भी नहीं था कि हमारी निडर बेटी छोटी सी बात पर यूं आंसू बहाएगी। रूहानी सिसकते हुए कहती है, बड़ी माँ, हमने ये जानबूझकर नहीं किया। विकासा जी रूहानी को गले लगा कर कहती हैं, हमें पता है बच्चा। तरुणा देवी अपने कमरे में कुर्सी से बैठी काफ़ी परेशान लग रही थी। बाला उनके सामने सर झुकाए आदेश मिलने का वेट कर रहा था। तभी तरुणा देवी कहती हैं, जिसका डर हुआ वही हुआ। आखिर किसका डर था तरुणा देवी को? क्या तरुणा देवी सबको मुसीबत से निकाल पाएंगी? जानने के लिए आगे देखती रहिए मेरी कहानी अनचाही शादी। और दोस्तों, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लोगों को कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करते।